साथियों नमस्कार। यूनियन बजट 2025-26 ये हमने बहुत पहले आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया था। इस पीडीएफ में हमने कोई भी बदलाव नहीं किया है। जो पीडीएफ आपके साथ है वही है। अगर कोई इसमें अपडेट लगेगा तो हम ऑफ कोर्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी जब हम बजट पढ़ते हैं या इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं उसमें ध्यान दीजिएगा कि उसमें एब्सोल्यूट फिगर पे कम और ट्रेंड पे प्लस अगर कोई परसेंटेज में फिगर है, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट का क्या टारगेट रहा है, तो इस तरह के डेटा पे आपको फोकस करना होता है। एब्सोल्यूट फिगर कितना लाख, इतना करोड़, और दूसरा ट्रेंड में ये भी शामिल होता है। एक तो परसेंटेज का ट्रेंड होता है और एक होता है कि एलोकेशन का ट्रेंड होता है कि किस में है। आप एब्सोल्यूट फिगर में एलोकेशन याद करने का प्रयास न करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अननेसेसरी डेटा से बचें। कई बार आपको दो चार अननेसेसरी डेटा आपको दिखाई देंगे भी, यहाँ हम आपको वीडियोस में बता देंगे कि वो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कारण ये है कि वो अधूरा ना लगे और ऐसा ना लगे क्योंकि वो छोड़ दिया गया है, इसलिए वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। किसने इसको लाया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। उनका ये लगातार 8वां बजट पेश किया उन्होंने। कब किया? 1 फरवरी 2025 को। किनका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया? उन्होंने मोरारजी देसाई का अब तक का रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया। जब वो ये बजट प्रेजेंट कर रही थी उस समय उन्होंने एक तेलुगु के पोएट हैं, उनका नाम है गुरजड़ अप्पा राव। तो इनका एक फेमस कोटेशन है, इस कोटेशन का यूज किया। उन्होंने कहा था, अ कंट्री इज नॉट इट्स सॉयल, अ कंट्री इज इट्स पीपल। कि जो देश होता है उसका मतलब वहाँ की मिट्टियाँ या भूमि नहीं है, देश का मतलब उसके लोग होते हैं। यानी जो फोकस है वो केवल जो जोग्राफिकल जो टेरिटरी है यानी भूभाग पे फोकस नहीं है, लोगों पर फोकस है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सवाल भी एमसीक्यू में रखा था कि इसका थीम क्या था, तो इसका थीम था सबका विकास। इसने रिफॉर्म्स को कहा कि ये फ्यूल टू द इंजन है। मतलब कोई भी देखते होंगे गाड़ी का इंजन, तो उसमें फ्यूल कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उसी तरह जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो हमारी इकोनॉमी के लिए एक फ्यूल का काम करेंगी। ट्रिपल डी, 3 तरह के डी की चर्चा करता है। ये बहुत पहले से चर्चा में वैसे रहा है। डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड। ये हमारे विकसित भारत जर्नी के 3 की पिलर्स हैं। और जो मिडिल क्लास है वो भारत की ग्रोथ उसके रोल को, उसके इम्पोर्टेंस को दर्शाया गया है। डेमोक्रेसी आप देखेंगे क्योंकि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं हम। डेमोग्राफी देखेंगे तो वर्ल्ड का जो सबसे यूथ आबादी है वो भारत में है। और डिमांड देखेंगे तो ऑफ कोर्स जब इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन यही है, मिडिल क्लास यही है सबसे ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है डिमांड ही भी यही रहेगा। तो इसलिए ट्रिपल डी। प्रिंसिपल्स देखें विकसित भारत का, तो गरीबी 0 कर देना है, एजुकेशन क्वालिटी के साथ 100%, हेल्थ केयर सभी को स्वास्थ्य की सुविधाएं, हमारा जो लेबर हो वो स्किल्ड हो, महिलाओं का आर्थिक इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हो, और जो फार्मर्स हैं वो फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व की जो खाद्य की टोकरी होती है उसको हमारे यानी कि जो उनका प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, उसको बढ़े, उसके लिए हम स्कीम्स भी आगे देखेंगे। 4 जगह पे फोकस है। जो 4 एक तरह से कह सकते हैं वर्ग है, उस पे फोकस है। पहला वर्ग है गरीब, पुअर पीपल। सेकंड है युवा, तीसरा है अन्नदाता यानी फार्मर, और चौथा है नारी, वुमेन। ये 4 वर्ग अगर पूछे कि निम्न में से किन 4 वर्गों पे फोकस है या किन में इनमें से कौन सा ऐसा है जिस पे फोकस नहीं है, तो ये जरूर याद रखेंगे। ऐसे याद रखें ना कि गरीब, युवा, किसान, मतलब एक ऐसे इमेजिन कीजिएगा कि एक महिला है जो युवा है और गरीब है और किसान है। किसान गरीब ही होता है नॉर्मली भारत का, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसी तरह 4 इंजन ऑफ डेवलपमेंट है जिनको हम आगे बहुत डिटेल में देखेंगे। पहला है कृषि, दूसरा है एमएसएमई, तीसरा है इन्वेस्टमेंट और यानी निवेश, और चौथा एक्सपोर्ट यानी निर्यात। ये कहा कि जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसकी इंश्योरेंस सेक्टर में, तो इसकी लिमिट को हम 74% से 100% कर देंगे उन कंपनीज के लिए जो अपनी पूरी प्रीमियम को इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक ट्रेंड की हम बात कर रहे थे, तो अगर हम ट्रेंड देखें तो 2022-23 से जो एफडी है, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, और ईआरडी यानी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी डिक्लाइनिंग कॉन्टिन्यूसली, मतलब एक कॉन्टिन्यूस आपको डिक्लाइन दिखेगा ऐसे, ठीक है।
लेकिन यही रेवेन्यू डेफिसिट में देखेंगे तो डिक्लाइन के साथ अब फिर डिक्लाइन इस तरह से हो जा रहा है। तो मतलब एक ट्रेंड नहीं है रेवेन्यू डेफिसिट में, बाकी में एक ट्रेंड दिख रहा है। 4 रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को कहा, एक कहा कि हाई लेवल कमेटी बना दे, तो कमेटी याद रखेंगे। दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स बनाए स्टेट्स के लिए। तीसरा जो FSDC यानी फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के मैकेनिज्म। और चौथा जन विश्वास बिल 2.0 जिसमें कि 100 से भी ज़्यादा जो प्रोविजंस है अलग अलग लॉ में उनको डीक्रिमिनलाइज कर दें। इकोनॉमिक फिगर्स को अगर हम कुछ देखते हैं तो नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट का एस्टिमेशन है 2025-26 के लिए 10.1%। ये डेटा मैंने कहा ना कि टोटल एक्सपेंडिचर जैसे 50.63 लाख है तो 50 याद कर लीजिए, बाकी डेटा उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर 3.1% ऑफ GDP याद रखें। फिर डेफिसिट के टर्म्स में आ जाए तो FD 4.4% फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट 1.5, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.8 और प्राइमरी डेफिसिट 0.3। इसमें भी जो पूछने की संभावना है वो FD का है, ठीक है। डेप्ट 56.1% और टारगेट है कि रिड्यूस करना है सेंटर के डेप्ट को 50% ऑफ GDP 2030-31 तक। एलोकेशन देखिए तो इतना एलोकेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, एक नज़र मार लीजिएगा। सबसे ज़्यादा ऑफ कोर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री को पैसा जाता है करीब 19 लाख करोड़, बट फाइनेंस, डिफेंस, रूरल बस इतना याद रखेंगे काम चल जाएगा, राइट। आइए हम जो इंजिन्स 4 देखें उनमें एक एक करके देखते हैं। एक योजना शुरू की है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। क्या है ये? इसमें जो वैसे 100 जिले भारत के जिनकी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता बहुत कम है उनके लिए है। ये डेटा समझने के लिए है, ये पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में। दूसरा है रूरल प्रोस्पेरिटी एंड रिजिलियंस प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट के लिए है, महिला, युवा और लैंडलेस पर फोकस है। उसके बाद है मिशन आत्मनिर्भरता पल्सेस में 6 साल के लिए है, तूर, उड़द, मसूर पे फोकस है। और सेंट्रल एजेंसी नाफेड और NCCF के द्वारा प्रोक्योरमेंट। फिर है मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी 5 साल का है और 5F पे फोकस है, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन। जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन है उसके लिए है। फिर है कि मरीन सेक्टर डेवलपमेंट पे, इसमें फोकस है अंडमान निकोबार पे, फिर लक्षद्वीप में। अगर देखिए इंडिया का मछली उत्पादन में कौन सा स्थान है तो दूसरा स्थान है। बिहार का हमने पढ़ाया भी था कि बिहार में मखाना बोर्ड, तो बेसिकली फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाना है और इस बेसिकली मखाना को मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो वैल्यू, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट, इस पे फोकस है। और एक नेशनल मिशन है ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, बेसिकली सीड पे है, R&D पे है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एटसेट्रा। KCC क्रेडिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। एक नया यूरिया प्लांट असम के नाम रूप में। दूसरा इंजिन है MSME, क्लासिफिकेशन को रिवाइज किया गया है, कई बार पूछ लिया जाता है। याद रखने का तरीका है कि अगर आपको पुराना याद हो तो इन्वेस्टमेंट को 2.5 गुना कर दीजिए और टर्नओवर को 2 गुना कर दीजिए। तीनों ही सेक्टर्स में, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम में आ जाएगा। आइए नया वाला हम देख लेते हैं। माइक्रो में है इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़, टर्नओवर 10। स्मॉल में इन्वेस्टमेंट 25, टर्नओवर 100। मीडियम में इन्वेस्टमेंट 125, टर्नओवर 500, ठीक है। अगर हम देखें एक और अगला स्कीम है, स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स। इसमें बेसिकली 2 करोड़ तक का टर्म लोन देना है और अगले 5 सालों में 5 लाख एंटरप्रेन्योर को, वुमेन, SC/ST को देना है। क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो यूनिट्स मिल रहे हैं जिसमें 5 लाख तक का लिमिट है और 10 लाख कार्ड फर्स्ट ईयर में फॉर उद्यम रजिस्टर्ड यूनिट्स के लिए। फूड प्रोसेसिंग में एक इंस्टीट्यूट बनेगा बिहार में और नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की बात कही गई है ताकि मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जाए। और MSME का योगदान हमारे निर्यात में, एक्सपोर्ट में 45% है। थर्ड इंजन हमारा है इन्वेस्टमेंट। किस पे फोकस है? लोगों पर, हमने शुरू में ही देखा, अर्थव्यवस्था पर और इनोवेशन पर। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 शुरू किया गया है, तो इसमें बेसिकली चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन और एडोलेसेंट गर्ल्स को कवर किया गया है। अटल टिंकरिंग लैब जिसमें 50,000 न्यू लैब होंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में अगले 5 सालों में। ब्रॉडबैंड होगा सारे गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत। भारतीय भाषा पुस्तक योजना, इसमें बेसिकली नाम से क्लियर है कि डिजिटलाइज कर देंगे जो भी पुस्तकें होंगी। AI के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस और 5 IITs को मतलब उनके इंफ्रा को अपग्रेड करेंगे, कैंसर सेंटर बनाएंगे। सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑनलाइन वर्कर्स होगा जो ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। उनका प्राइम मिनिस्टर जो जन आरोग्य योजना है तो उसके तहत 1 करोड़ जो गिग वर्कर्स हैं
उनका हेल्थ कवर होगा और उनका आइडेंटिटी कार्ड भी बनेगा। जल जीवन मिशन है, इसको 2028 तक के लिए एक्सपांड कर दिया गया, 100% टैप वाटर कनेक्शन है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 2047 तक का लक्ष्य है 100 गीगावाट का। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पटना के बिहटा में, पटना का जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट का एक्सपेंशन होगा। वेस्टर्न कोसी कनाल 50,000 हेक्टेयर तक इरिगेट करेगा। स्वामी फंड है, बेसिकली हाउसिंग फंड है। दूसरा नेशनल जीन बैंक, इसमें जर्म प्लाज्म लाइन के लिए है, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ज्ञान भारतम मिशन, ये भी प्रिजर्व करेगा 1 करोड़ इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को और एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाएगा। 50 टूरिस्ट साइट स्पेशली जैसे कि बुद्धिस्ट सर्किट इनको डेवलप करेगा। हील इन इंडिया मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करेगा और 50 सालों तक इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट्स को मिलेगा। अर्बन चैलेंज फंड होगा 1 लाख करोड़ का, जिसमें सिटीज़ को डेवलप करेंगे। 20,000 करोड़ का प्राइवेट सेक्टर R&D के लिए और नेशनल जियो स्पेशियल मिशन होगा अर्बन प्लानिंग के लिए। हमारा चौथा जो इंजिन है वो एक्सपोर्ट है, तो इसको करें 3 मिनिस्ट्री इसमें मिलेंगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉमर्स, MSME। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है जिसमें कि क्रेडिट, एक्सपोर्ट, नॉन टैरिफ, इन सबको मतलब एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। भारत ट्रेड नेट है यानी BTN, ये क्या है तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म ताकि ट्रेड एंड फाइनेंस को प्रमोट किया जाए। वही ग्लोबल सप्लाई चेन को करना है ताकि इंडस्ट्री 4.0 को करे। नेशनल फ्रेमवर्क बनाएंगे ताकि इसको प्रमोट कर सकें। एयर कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ताकि पेरिसेबल मटेरियल के लिए। टैक्स रिफॉर्म 12 लाख तक माफ़ कर दिया, 75,000 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन है। अपडेटेड रिटर्न को 2 साल से बढ़ाकर अब 4 साल कर दिया है। ये आप देख लीजिएगा, एक डेटा पूछने की संभावना बहुत कम है। रुपया कहाँ से आता है सरकार को, तो बोरोइंग्स एंड अदर लिमिट 24%, इनकम टैक्स से 22%, GST और अदर टैक्स से 18% और कॉर्पोरेशन से 17%। ये 4 याद रखिए, काम चल जाएगा। रुपी गोज टू, रुपया कहाँ जाता कहाँ है तो स्टेट को दे देता है 22%, इंटरेस्ट पे कर देता है 20% और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 16%। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या है कि राज्य में ही चलता है लेकिन सारा पैसा 100% सेंटर देता है, ठीक है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 8% चला जाता है। मतलब इसमें ऐसे होता है कि 60-40, ठीक है, 75-25, 90-10 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। तो ऐसे 60 सेंटर दे दिया, 40 स्टेट्स दे दिया, अलग अलग होता है, फिर फेजेज वाइज में इसको करते हैं। ओके, तो ये हमने फ्रेंड्स यूनियन बजट को कंप्लीट कर दिया। आप बस इतना ही करें, आपका हो जाएगा। धन्यवाद।